नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या दुर्भाग्य हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि कमजोर क्या पड़े, अपनों ने ही उन्हें आंखें दिखाना शुरू कर दी है। नितिन गडकरी उन्हें विश्वकन्या बता रहे हैं इशारे इशारों में कि सरकार विश्वकन्या जैसी होती है, पास में जाना मत। चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं कभी भी मंत्री पद छोड़ सकता हूँ। जरा सा तो समर्थन पे टिकी हुई है सरकार। कभी नीतीश को मनाती है, कभी नायडू को मनाती है, अब चिराग पासवान नाराज हो गए, गडकरी अलग रास्ता देख रहे हैं। इतने बुरे हाल में मोदी कभी नहीं रहे। जो टेंशन है, जो परेशानियां हैं, मैंने अभय दुबे जी से समझने की कोशिश करी। और मैंने समझने की कोशिश करी कि हरियाणा चुनाव पे ये राम रहीम पर बीजेपी इतना इलू इलू क्यों हो जाती है। फिर कहाँ चली जाती है महिलाओं के उत्थान की बातें, जब एक बलात्कारी को हर चुनाव से पहले पेरोल पे छोड़ दिया जाता है और वांगचुक साहब जो पर्यावरण की लड़ाई लड़ते हैं उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। हरियाणा में बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट रहा है, नौजवान गुस्से में है, परेशान है। रास्ता कहाँ से निकलेगा? तमाम मुद्दों पर अभय द्विवेदी जी से बहुत शानदार बातचीत की है, पूरी बातचीत सुनिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, 4 PM म्यूजिक जो हम लोगों का नया चैनल है, उसमें वैष्णवी का एक बहुत अच्छा गाना आया है। 4 PM म्यूजिक पे आप देख रहे हैं लोगों में। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है 4 PM म्यूजिक, तो प्लीज 4 PM म्यूजिक को भी ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वैष्णवी का ये गाना सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी सिंगर हैं, 4 PM के मंच पर, 4 PM म्यूजिक के मंच पर पहली बार आई हैं। चलते हैं अभय दुबे जी के पास और सुनते हैं उनसे बातचीत। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय जी आपका। बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो एक नारा दिया था, पढ़ेंगी बेटियां बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी बेटियां, इस तरह का नारा था। महिलाओं के उत्थान की बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी। लेकिन जो राम रहीम है, रेप के मामले में सजा, और जाने किन किन दुष्कर्मों के उनके ऊपर आरोप, उन राम रहीम को हर बार की तरह चुनाव से पहले पैरोल मिल जाती है। उमर खालिद 4 साल से बंद है सुप्रीम कोर्ट में, जब डेट लगती है डेट टल जाती है। इतना प्यार, इतना मेहरबानी राम रहीम पे कि जो जेल सुपरिटेंडेंट उसको सुविधाएं देता था, उसको बीजेपी ने नौकरी छुड़वा के टिकट दे दिया दादरी से सागवान को। और एक पर्यावरण को बचाने के लिए लद्दाख से वांगचुक साहब अपनी जान जोखिम पे डाल के जिन्होंने मूवमेंट किया, उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। मतलब उनको नई दिल्ली में घुसने देंगे। किसान अपनी बात कहने आएगा तो उस पे गोलियां चलवा देंगे, लाठीचार्ज करा देंगे, पानी की गोली छुड़वा देंगे। किसान नहीं आ सकता दिल्ली में। पार्लियामेंट के अंदर अपराधियों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। हमारे सांसदों के ऊपर गंभीर गंभीर अपराध के मुकदमे बढ़ते चले जा रहे हैं। वो दिल्ली आ सकते हैं, किसान नहीं आ सकते, वांगचुक साहब नहीं आ सकते। राम रहीम साहब का स्वागत है। ये कौन सी राजनीति भाजपा इस देश में बनाना चाहती है? मैं भी आश्चर्यचकित हूँ संजय जी। अ, अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा तो ऐसी नहीं थी। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 साल तक प्रधानमंत्री के तौर पर शासन किया और उस समय हम लोग भाजपा की जो आलोचना करते थे या भाजपा की राजनीति की समीक्षा करते थे, उसके अंदर ये सब इस तरह की बातें नहीं आया करती थी जो आजकल आ रही हैं। ये विशेष रूप से नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा की देन है। उस भाजपा की देन है जिसे नरेंद्र मोदी के शिकंजे से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छुड़ाना चाहता है। देखिए, आप सोनम वांगचुक को देखिए। सोनम वांगचुक की बड़ी शख्सियत जो है ना, बड़ी इंस्पायरिंग, बड़ी प्रेरक शख्सियत है उनकी। जो 3 इडियट का नायक है, जो जिसकी भूमिका आमिर खान ने निभाई थी, वो भी सोनम वांगचुक से प्रभावित है। पर्यावरण के लिए संघर्ष करते हैं सोनम वांगचुक। अपने जो फौज के जवान होते हैं, फौज के जवानों के लिए काम करते हैं। और उनकी एक और खास बात है कि वो लद्दाख को राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लंबे अरसे से वो आंदोलन कर रहे हैं और दरअसल उनका ये आंदोलन ही है, सोनम वांगचुक का, जिसने भारतीय जनता पार्टी के हाथ से लद्दाख की सीट छीनी। आज लद्दाख में एक निर्दलीय सदस्य चुनाव जीते हैं। तो वो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सोनम वांगचुक से क्यों नाराज है। लेकिन फिर भी ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि भाई, सोनम वांगचुक मार्च करते हुए 150 लोग दिल्ली आ रहे थे। 2 अक्टूबर के दिन वो गांधी जी की समाधि पे राजघाट जाते और वहां जाकर कुछ प्रार्थना आराधना करते, मत्था टेकते, अपना संकल्प करते, जो है अपनी मांग करते। इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए थी? बिल्कुल उनका सारा का सारा काम बिल्कुल शांतिपूर्ण था। क्या वो हथियार लेके आ रहे थे? क्या वो लोग आतंकवादी थे? उनको क्यों दिल्ली की सीमा पर पकड़कर ले जाया गया?
दूसरी बात, जो गुरमीत राम रहीम है, आप गुरमीत राम रहीम ने एक पत्रकार की हत्या में गुरमीत राम रहीम को 20 साल की सजा हुई है। उस पत्रकार का नाम था रामचंद्र प्रजापति, रामचंद्र छत्रपति पत्रकार का नाम था। और उनकी पुण्यतिथि के मौके पर हिसार में हर साल एक कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में मैं भी गया हूं एक बार, और उस कार्यक्रम में जाके मैंने उसमें व्याख्यान दिया है। उस वक्त गुरमीत राम रहीम के खिलाफ मुकदमा चल रहा था, लेकिन सजा नहीं हुई थी उस वक्त। उस वक्त में गया हूं। सजा तो शायद 2017 में हुई है इसको। आप देखिए, 2 हत्याओं में इस व्यक्ति को 20-20 साल की सजा है, 2 बलात्कारों में इस व्यक्ति को 10-10 साल की सजा है। और सबसे बुरी बात यह है, सबसे घिनौनी बात यह है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, कि इस बार राम रहीम को जो पेरोल या फरलो जो भी दिया गया है, उसमें चुनाव आयोग भी शामिल हो गया है इस बार। जो हरियाणा के चुनाव आयोग की तरफ से इंचार्ज हैं, उन्होंने इसकी इजाजत दे दी है। आप इससे अंदाजा लगाइए। और अभी 1 महीने पहले ही छोड़ा गया था इनको। 1 महीने पहले ये 20 दिन की, अगस्त के महीने में ये 20 दिन की फरलो पे छोड़े गए थे। इसके बाद 1 महीना हुआ है, फिर दोबारा छोड़ दिया गया है। जबकि कानून और जो जेल का मैनुअल है, वो साफ तौर पे कहता है कि जो पैरोल और फरलो की व्यवस्था है, वो उन लोगों के लिए है जो संगीन अपराधों में बंद नहीं है, जो इमरजेंसी में ये व्यवस्था इस्तेमाल की जानी होती है। ये संगीन अपराधों में बंद है। इनके ऊपर 2-2 हत्याओं और 2-2 बलात्कारों के आरोप हैं। आरोप अदालत में साबित हो चुके हैं। ये मुकदमा हार चुके हैं और ये उसकी जेल काट रहे हैं। लेकिन 2017 के बाद से 275 दिन या तकरीबन 1 साल के बराबर ये जेल से बाहर रह चुके हैं। 11 बार इनको जेल से छोड़ा गया है। 2 बार को आप कह सकते हैं कि भाई अपनी मां की तबीयत खराब थी, इसलिए एक एक दिन की पैरोल मिली थी इनको। लेकिन 9 बार केवल चुनाव से पहले छोड़ा गया है, राजनीतिक मकसद से छोड़ा गया है इनको। देखिए, कुछ भी हो, आप अगर सत्ता में हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हर चीज कानून की किताब देख के नहीं होती है। कानून की किताब के लिहाज से तो ये होना ही नहीं चाहिए। तमाम बड़े वकीलों का कहना है कि इस वक्त कानून को उठा के अलग रख दीजिए। कानून, लोग कहते हैं कानून अपना काम कर रहा है। ये एक ऐसा मसला है, इसमें कानून अपना काम नहीं कर रहा है। ये जो परिस्थिति है ना, ये बहुत खराब परिस्थिति है। इससे हमारा पूरा लोकतंत्र और पूरी व्यवस्था बुरी तरीके से शर्मसार हुई है। बिल्कुल निर्लज्जता से आज के सत्ताधारियों की आंख में कोई आंख का लिहाज नहीं है, किसी बात की कोई शर्म नहीं है, कुछ नहीं है, कोई परवाह नहीं है उनको। जो चाहे सोचता रहे, उनकी राजनीतिक गोटी लाल होनी चाहिए। और ये देखिए, बेशर्मी जो है अपने आप को दोहरा रही है। पंजाब चुनाव के वक्त छोड़ा गया था, कोई असर नहीं हुआ, भाजपा का भूसा उड़ गया पंजाब में। हिमाचल प्रदेश के पहले छोड़ा गया था, कोई असर नहीं हुआ, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। और मैं गारंटी से कहता हूं कि अभी हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी का भूसा उड़ जाएगा। लेकिन अगली बार जब फिर चुनाव होगा तो फिर निर्लज्जता से उसको छोड़ा जाएगा, ये सोच के चलो 10 वोट कहीं बढ़ाई देगा। अच्छा, उसको छोड़ा जाए जाने का कोई असर नहीं होता है। मैं तो कहता हूँ, पहले एक जमाने में जो दलित पंजाब के कमजोर जातियों का समाज था, जिसके आधार पर तमाम डेरे बने हैं, और उन डेरों के बनने का एक ऐतिहासिक कारण है। मैं उसमें इस वक्त नहीं जा रहा हूं, उस पर हम लोग कभी फिर चर्चा कर सकते हैं। स्थिति यह है कि उनके ऊपर एक जमाने में प्रभाव था, इसके कहने पे लोग इधर उधर अपने वोट कर दिया करते थे। आज तो वो प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो चुका है। बिल्कुल इसके कुछ कट्टर भक्तों को छोड़ के बाकी किसी में इसका प्रभाव नहीं है। अगर इसका प्रभाव होता तो उसने पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नतीजे कुछ बेहतर करवाए होते, हिमाचल प्रदेश में कम से कम भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलवाई होती। कुछ भी नहीं कर पा रहा, हरियाणा में भी कुछ नहीं कर पाएगा। और ये देखिए, केवल उसी को नहीं छोड़ा जा रहा, जो जेल सुपरिटेंडेंट उसको मदद करता था, बताया जाता है वो भी कम दागी नहीं है, उसको दादरी से टिकट दे दिया गया। 6 बार तो उसी बंदे की सुपरिटेंडेंटी में छोड़ा गया है इसको, इसीलिए उसको टिकट दे दिया गया बीजेपी से। हाँ। अच्छा, अब इसमें यही है कि सब लोग ये अपील कर रहे हैं कि भाई अदालतों को एक सू मोटो अदालतों को इसका संज्ञान लेना चाहिए। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अगर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है तो वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन
PIL डालनी चाहिए। देखिए अब क्या होता है इसमें, मेरे ख्याल से तो नागरिक समाज के संगठनों में से किसी को आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट में इससे PIL डालनी चाहिए और इस मसले का एक फैसला होना चाहिए। देखिए इस तरह की बातों से लोगों का लोकतंत्र में और कानून में विश्वास उठ जाता है, हाँ, यकीन उठ बिल्कुल। जाता है। हाँ, तो मतलब बिल्कुल लोग कहते हैं अच्छा। भाई क्या मतलब क्या आ रहा है इस बात का, और ऐसी दूसरा बात नहीं है। अबे जी, हाँ लोग बोलिए। कह रहे हैं कि उमर खालिद को 4 साल से उसकी सुप्रीम कोर्ट में जब डेट होती है, तो हम्म। किसी न किसी वजह से तारीख टल जाती है। 4 साल से उसको जमानत नहीं मिली है उमर खालिद को, और राम रहीम जैसे बलात्कारी आराम से घूम रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी के पास एक लंबी लिस्ट है। आप ढूँढेंगे बलात्कारियों की एक लंबी लिस्ट है जो बीजेपी को सपोर्ट, जिनके बारे में कहा जाता है बीजेपी के सपोर्ट में है, वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। इतना क्यों प्यार है इन बलात्कारियों से पार्टी का? नहीं, मैं भी नहीं समझ पाता हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे समर्थक पत्रकार भी इस बात को लेके बड़े ही आ, विचलित हैं। आ, मैं आज एक जो मशहूर एंकर हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना जाता है, महिला एंकर हैं, मैं उनकी एक बहस देख रहा था। इत्तेफाक से, मैं देखता नहीं हूँ बहस, इत्तेफाक से वो वीडियो सामने आ गया तो मैंने उसको क्लिक कर दिया, वो बहस देखने लगा। वो बुलडोजर के सवाल के ऊपर बहस थी। तो उसमें वो खुद भी नहीं, बार बार इस बात कह रही थी कि भाई आप कानून क्यों तोड़ रहे हैं, आप बुलडोजर का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ तो उसका जवाब दीजिए, कोई तो कारण बताइए। लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता थे सब इधर उधर के, वो पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कम हो गई, भाई पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कम हो गई, उससे हिंदुस्तान में बुलडोजर क्यों चला रहे हैं आप? हाँ, सही तो एक बात है। अजीब, हाँ मतलब कोई तुक नहीं है। बात सारे के सारे सवाल, वहां जितने भी छात्र बैठे थे सब भाजपा के प्रवक्ता से कह रहे थे कि कब आप सीधा जवाब देंगे, आप लगातार बात को घुमा रहे हैं गोल गोल, कब आप सीधा जवाब देंगे? देखिए इन लोगों को, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, इन लोगों को केवल एक ही तरीके से राजनीति करना आता है, वो है सांप्रदायिक राजनीति करना। हिंदू बनाम मुसलमान या हिंदू बनाम ईसाई, अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक, इसके अलावा कोई राजनीति करने का ना मुहावरा है इनके पास, न किसी किस्म की कोई रचनाशीलता है, न किसी की कोई क्रिएटिविटी है, न कोई नई बात सोच सकते हैं, कोई नया वाक्य नहीं बोल सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते। इनकी ये हालत है। और ये पिछले 10 साल में इस बात को काफी लंबे अरसे से भुना रहे हैं इसको। तो अब जनता ने भी समझ लिया है कि इनकी अब ये बात बिल्कुल वो सुनेगी ही नहीं। बिल्कुल ठीक मैं बात तो है। मैं समझता हूँ 4 जून के बाद से लगातार इनकी कोशिश है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि कोई ट्रिगर पॉइंट मिल जाए जिससे हम फिर से जो है छा जाएं, और फिर हिंदू हिंदू हो, फिर हिंदू हिंदू फिर से हो जाए, और लोग मुसलमानों के ऊपर हमलावर हो जाएं। और लेकिन वो नहीं मिल रहा है इनको पूरी वो तरीके से। नहीं। अब ये हम इसकी दूसरा आप इसकी हालत जिस पर हम लोगों ने कल चर्चा की थी, जो तिरुपति मंदिर के लड्डू वाला प्रकरण है, आप इसको देखिए। मतलब तेलुगु देशम और बीजेपी दोनों को शर्म से डूब जाना चाहिए, ये हालत है। तो सुप्रीम कोर्ट साफ कह रहा है कि आप सांप्रदायिक फायदा उठाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। राजनीति से भगवान को दूर रखें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये। हाँ बिल्कुल साफ कह रहे हैं। इस विषय से दूसरे विषय पे चलते हैं, हरियाणा के चुनाव। हमारे रिपोर्टर हैं क्षितिज कांत, वो घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं। बेरोजगारी की जो मार हम सोच सकते थे उससे भी 10 गुना ज्यादा है वहां पे। ये रिएक्शन है। भास्कर ने खबर छापी है, उसने लिखा है, एक पोस्ट निकली, सफाई कर्मचारी संविदा पर, टेम्परेरी ठेका पर, योग्यता 8वीं पास, एज लिमिट 18 से 42,000 रुपया, 18 से 42 साल, सैलरी 15,000 रुपये, यानी 8वीं पास चाहिए। और जो 18 से 42 साल के बीच के वो नौकरी अप्लाई कर सकते थे, 15,000। ये विज्ञापन हरियाणा कौशल रोजगार निगम का लिए निकला। 6 अगस्त को फॉर्म भरे गए थे, आखिरी तारीख 22 अगस्त थी। 3,95,000 फॉर्म आए हैं अभय जी, सोचिए आप। 8वीं पास चाहिए था लगभग 4 लाख, और अप्लाई करने वालों में 6,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 40,000 ग्रेजुएट थे। आप कल्पना करिए कि संविदा पे नौकरी निकल रही है तो ये आलम है। मुझे तो कभी-कभी डर लगने लगता है कि देश में जो ये बेरोजगारी का जो चरम चल रहा है, चरमोत्कर्ष पे है, आदमी खाली बैठ के करेगा क्या? घर पे बीमार पड़ेगा, बच्चे बीमार हो गए, परिवार के माता-पिता बीमार हो गए, लड़के के पास रोजगार नहीं है, तो क्या करेगा वो? सरकार बुलेट ट्रेन ले आ रही है, अपना नया संसद भवन हज़ारों करोड़ का बना दे रही है, मंत्रियों के भत्ते बढ़े जा रहे हैं, पेंशन बढ़े जा रही है, मंत्रियों के सुख-सुविधाएँ बढ़ जा रही हैं, प्रधानमंत्री जी का ग्लैमर बढ़ जा रहा है। लेकिन रोजगार
के नाम पर पकौड़े तलने का भी विकल्प छोड़ा नहीं है सरकार ने। अगर यही हालत चलती रही अभय जी, तो ये देश कहाँ चला जाएगा? अब आपने जो बात कही है, जो बिल्कुल सही बात है, आप इस बात की रोशनी में उन राजनीतिक समीक्षकों की चर्चाएं देखिए जो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में लिख रहे हैं, और उन चुनाव शास्त्रियों के बारे में सोचिए जो कह रहे हैं कि हरियाणा में रोजगार की स्थिति अच्छी है, हरियाणा में रोजगार देश के औसत से कम है। ये मैंने आज ही पढ़ा है लेख, आज ही मैंने लेख ये पढ़ा। आप इससे अंदाज लगाइए, आप जो कह रहे हैं एक तो वो तथ्य है, आप तो पूरी हकीकत पेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार ने इनको एक फर्जी डेटा सप्लाई किया है इन लोगों को, उस फर्जी डेटा को ये ले उड़े हैं और उसके सहारे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में रोजगार का सवाल कोई खास नहीं है क्योंकि वहां पर रोजगार की स्थिति कमोबेश ठीक है। अच्छा, दूसरा हथकंडा इसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है? दूसरा हथकंडा इस्तेमाल हो रहा है कि एक एक निर्वाचन क्षेत्र दर निर्वाचन क्षेत्र विश्लेषण किया जाए। जो बड़ी तस्वीर है हरियाणा चुनाव की उसको बगल में किनारे रख दिया जाए और एक एक निर्वाचन क्षेत्र किया जाए कि भाई यहाँ पर ये वाला उम्मीदवार निर्दलीय खड़ा है, ये इतने वोट काट लेगा, ये इतना खड़ा है, ये इतना कर लेगा, इतने कर लेगा, तो हर जगह, ताकि ये दिखाया जा सके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कि चुनाव फंसा हुआ है। ये भी पूरा का पूरा एक खेल चल रहा है कि किसी तरीके से ये दिखाया जाए कि चुनाव में एक तरफा नहीं है बात, चुनाव फंसा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जम के संघर्ष कर रही है और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसमें एक कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन हो जाए, क्योंकि कांग्रेस में भी मतभेद हैं, शैलजा में और हुड्डा के अंदर मतभेद हैं, इसलिए उनके बीच में वो एक संघर्ष उसका फायदा भाजपा को मिल रहा है और रोजगार की स्थिति अच्छी है, इसका फायदा भाजपा को मिल रहा है, निर्दलीय तमाम खड़े हो गए, इसका फायदा भाजपा को मिल रहा है। इस प्रकार का भी एक माहौल पूरा तैयार किया जा रहा है। अब मैं तो ये समझता हूं कि हरियाणा में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है, अगर किसान, जवान और पहलवान के मुद्दे के बावजूद, अगर अग्निवीर के मुद्दे के बावजूद, अगर किसान आंदोलन के बावजूद, अगर महिलाओं, पहलवान बेटियों के यौन शोषण के बावजूद और अगर मनोहर लाल खट्टर के 9.5 साल के कुशासन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अगर हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन करती है, तो हम लोगों को ये राजनीतिक समीक्षा वगैरह का काम छोड़ देना चाहिए। फिर आप किस बात की राजनीतिक समीक्षा करेंगे? राजनीतिक समीक्षा आप किस आधार पर करते हैं? ऐसी समीक्षा आप देख के करते हैं भाई जो चुनी हुई सरकार है वो कैसा काम कर रही है, क्या कर रही है चुनी हुई सरकार। जो राजनीतिक दल है वो जिन लोगों को मुख्यमंत्री, मंत्री नियुक्त करते हैं, उनसे किस तरीके से वो काम लेते हैं, वो किस तरीके से अपने नेता को चुनते हैं कि इसको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसको छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया जाए। उन्होंने काम ठीक किया कि नहीं किया, इसकी समीक्षा करना हम लोगों का काम है। सही व्यक्ति को उन्होंने चुना या नहीं चुना, इसकी समीक्षा करना हम लोगों का काम है। देखिए, हरियाणा में चुनाव बिल्कुल सीधा है, अब तो कोई उसमें शक रह ही नहीं गया है। मैं तो कहता हूं कि हुड्डा और शैलजा कितने भी लड़ते रहे आपस में, एक दूसरे की टांग खींचते रहे, पब्लिक चुनाव तय कर रही है। कांग्रेस चुनाव जीतना चाहती है कि हारना चाहती है, कांग्रेस जाने, लेकिन पब्लिक चुनाव तय कर रही है। और मैं कहता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी का यही रवैया रहा तो अगला लोकसभा चुनाव भी पब्लिक ही तय करेगी, पब्लिक लड़ेगी चुनाव। विपक्ष कमजोर हो, मजबूत हो, उसमें एकता हो, उसमें फूट हो, कुछ भी बना रहे, पब्लिक उसको वोट दे देगी जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। इस स्तर की एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में है। जब चुनाव नतीजे आएंगे तो लोग भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ा जाएगी। हाँ, ये लोग फीडबैक तो हरियाणा से यही आ रहा है कि हालात यही होने वाले। लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी भी कांग्रेस के ऊपर हमला, आज उन्होंने रैली कर ली। आमतौर पे जितनी रैलियां वो राज्यों में करते हैं, हरियाणा में बहुत कम देखने को मिल रहा है। हरियाणा में इतने इफेक्टिव क्यों नहीं? दूसरा बड़ा सवाल ये अभय जी, क्षितिज जो रिपोर्टर बता रहे थे कि हरियाणा में मोहनलाल खट्टर पोस्टर से गायब है। जो आदमी 9 साल से वहां मुख्यमंत्री रहा, वो पोस्टर में है ही नहीं उसका फोटो। उनको पता है कि अगर मनोहर खट्टर का नाम दिया तो भड़क जाएंगे हरियाणा के लोग। खट्टर साहब ही गायब कर दिए गए पोस्टरों से। कुछ दिनों बाद ऐसा ना, आप इस विरोधाभास को देखिए, खट्टर साहब पोस्टर से गायब है, वो प्रधानमंत्री की रैली के मंच पे भी नहीं होते। अब तो पहले बीच में एक जो आखिरी बार उन्होंने शायद वही दिया था जब शैलजा को उन्होंने भाजपा में आने का निमंत्रण दिया था,
उसके बाद तो उन्होंने वो बयान, उसके बाद तो उनका बयान भी दिखाई देना बंद हो गया। उनको कह दिया गया है कि भाई आप चुपचाप घर पे बैठिए। लेकिन आप ये सोचिए कि जिस व्यक्ति को भाजपा को पोस्टर से गायब करना पड़ा, भाजपा के 60-70%, 60-70% टिकटों पर उसकी पसंद की छाप लगी हुई है। आप इसको सोचिए, मतलब ये कौन सी रणनीति है? अगर ऐसा ही था तो हटाया क्यों था भाई उनको? तो ये कांग्रेस के अंदर सैलजा में और हुड्डा के अंदर मतभेद है, वो लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, इसकी तो खूब चर्चा होती है। लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं करता कि जिसको आपको 9.5 साल बाद आपने सत्ता से हटाया, वो उसी व्यक्ति ने टिकट बांटे आपके। देखिए भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र होता है हरियाणा में। बिल्कुल ठीक बात है। उधर गडकरी साहब फॉर्म में है। उनका बयान वायरल हो रहा है कि सरकार जो है वो विश करने जैसी है, दूर रही है इससे। मतलब विश करने वो मोदी को बता रहे हैं। ओके, गडकरी साहब ये क्यों इतने एक्शन में, इतने फॉर्म में क्यों है वो? भाई देखिए, एक तो बहुत भाजपा के किसी भी नेता में जिसके अंदर जरा भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, गडकरी साहब सबसे ज्यादा काम करने वाले कर्मठ मंत्रियों में से कर्मठ मंत्रियों में से एक नहीं है, वो एकमात्र काम करने वाले कर्मठ मंत्री हैं। और उसके बाद में वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, साफ बात बोलने के लिए जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोगों में बहुत कुंठा है अंदर, और वो कुंठा खासतौर से चुनाव के वक्त निकल के आती है साधारण कार्यकर्ताओं में, जब वो लोग किसी भी प्रकार के अनुशासन, किसी भी किस्म के विचारधारात्मक दबाव, वो सब चीजों को छोड़ देते, विचारात्मक खांचे को छोड़ देते हैं, और फिर वो कहते हैं नहीं भाई हमको टिकट मिलना चाहिए, नहीं टिकट मिलेगा तो हम बगावत करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एक दबी हुई कुंठा के दौर से गुजर रही है, किसी वक्त इस कुंठा में विस्फोट भी हो सकता है। मैं तो आपको बता रहा हूं कि हरियाणा और कश्मीर और महाराष्ट्र का चुनाव हारने के बाद में इस तरह की कुंठाओं में विस्फोट हम लोग बार बार देखेंगे। ये गडकरी जी को लग रहा है कि ये रिजल्ट जब आएंगे तो मोदी कमजोर होंगे और मौके का फायदा उठा लिया जाए। देखिए, गडकरी जी इस तरह की बातें बहुत दिनों से कह रहे हैं। मैं उनकी तारीफ करूंगा कि वो बात को कहते हैं और उससे बहुत ज्यादा संकोच नहीं करते, ज्यादा लाग लपेट उनके अंदर है नहीं। मोदी जी का, आज प्रशांत किशोर को मैं एक जगह सुन रहा था, वो भी साफ तौर पर प्रशांत किशोर कह रहे थे कि मोदी पहले के मुकाबले बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की छवि गिरी है, वो भी कमजोर हुई है, और कांग्रेस ने अच्छा किया है, राहुल गांधी ने अच्छा किया है, कांग्रेस पहले ज्यादा मजबूत हुई है, उसका नेतृत्व स्पष्ट हुआ है। ये सब बातें वो कह रहे थे, उनका अपना एक परिप्रेक्ष्य था। कह रहे थे अभी पहले कह रहे थे 400 सीटें आ जाएंगी चुनाव से पहले। हाँ, वो सब बदल गया है मामला ना। हाँ, वो सब चुनाव से पहले वो सब मामला बदल गया है, अब सब लोगों को हकीकत दिख रही है। वो साथ में ये भी कह रहे थे कि जो 6 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इन 6 विधानसभा चुनावों पर ही नरेंद्र मोदी की सरकार चलेगी, ये नहीं चलेगी, निर्भर करता है। और मैं इस बात को 4 PM के मंच पे कई बार कह चुका हूं कि अगर देखिए ये 5-1 फैसला हुआ, एक आध चुनाव हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इसमें जीत जाए, 5-1 का फैसला हुआ तो आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल होगा प्रधानमंत्री बने रहना। भाजपा के अंदर से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर से बहुत ज्यादा सवाल उठेंगे। फिर लोग फिर ये चिंतन होने लगेगा कि इनको प्रधानमंत्री बनाए रखने में ज्यादा नुकसान है, घटा देने में ज्यादा नुकसान है। बिल्कुल ठीक जिस तरह योगी आदित्यनाथ को बनाए रखने में ज्यादा नुकसान है, घटा देने में नुकसान है, ये आकलन भाजपा रोज बरोज करती है, उस तरह का आकलन डेली किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने रहे, नरेंद्र मोदी कितनी बड़ी लायबिलिटी बन गए पार्टी के लिए, भाजपा के लिए, कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी दिन आएंगे। बहुत तेजी के साथ ये उस मुकाम की तरफ जा रहे हैं। देखिए मेरा जो हथकंडा, मैं तो मानता हूं कि इन्होंने जो राष्ट्रीय पूरा पटल है उसको छोड़ दिया है नरेंद्र मोदी ने, वो विदेश पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसके पीछे एक दांव भी हो सकता है। कल भी मेरे दिमाग में बात आई थी, हम लोग बाद में भी आप भी सोचिएगा इसके ऊपर। वो दांव ये हो सकता है कि किसी तरीके से अगर रूस और यूक्रेन में युद्ध बंद होता है और उसमें मोदी जी की कोई भूमिका हो जाती है, वहां मौजूद होते हैं, इनको मध्यस्थ बना लिया जाता है, ऐसा इनके खुशफहमियां हैं इनकी, होगा नहीं कुछ भी ऐसा, मध्यस्थ बना लिया जाता है। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर ये नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार पाने के हक के दावेदार हो जाएंगे। तो अभी
अगर भारत की राजनीति से कोई फायदा नहीं मिल रहा है, वहां अगर उनको शाबाशियां नहीं मिल रही हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ही कोई हासिल हो जाए। इसलिए जब से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं। सही बात है। तो इस राजनीति, देश की राजनीति से तो उन्होंने समझ लिया कि यहाँ तो कुछ मिलने वाला है नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। आखिरी सवाल, इस कमजोर हालत में चिराग पासवान ने भी आंखें तरेना शुरू कर दी हैं। उसने कहा मैं अपने पिता की तरह कभी भी मंत्री पद छोड़ सकता हूँ। तो चिराग पासवान ने ये धमकी क्यों दे दी मोदी जी को? नहीं, देखिए, वो बहुत लंबे अरसे से परेशान है, अमित शाह से परेशान है वो खास तौर से। अमित शाह ने जैसे ही चिराग पासवान ने कई मसलों पर, आरक्षण के सवाल पर और दूसरे सवालों के ऊपर कुछ अपनी असहमतियां दिखाई, वैसे ही सबसे पहले अमित शाह ने इनके 3 जो उनके सांसद हैं उनके ऊपर डोरे डालना शुरू किए। और एक तरह से ये मैसेज था कि अगर आपने ज्यादा कुछ किया तो हम तीनों सांसद आपके तोड़ सकते हैं, आपके 6 में से 3 ही सांसद रह जाएंगे, आधे हम तोड़ देंगे। दूसरा काम इन्होंने किया कि पशुपत पारस जो कि बिल्कुल इनएक्टिव डोरमेंट पड़े हुए थे, ठंडे पड़े हुए थे पशुपत पारस अपने घर में, उनको एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करके अपने पास बुलाया, उनके साथ बातचीत की और पूरी तरह उन्होंने चिराग पासवान को संदेश दे दिया कि आप किसी ज्यादा हमारा विरोध करने की कोशिश मत कीजिए, हम नहीं आपकी पार्टी। चिराग पासवान भी जानते हैं किसने उनकी पार्टी तोड़वाई थी, और चिराग पासवान की तो बहुत बुरी हालत कर दी थी ना भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात तो है। वो बहुत इस बात से आजिज आ चुके हैं उनके साथ जो अमित शाह की तरफ से सलूक किया जा रहा है। एक तरह से उन्होंने ये इस बात को एक जवाब दिया है अपना कि भाई ये मत मानिए कि हम वो मंत्री पद से चिपके हुए हैं, ज्यादा हमें तंग करोगे तो 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। बिहार के चुनाव अभी पास ही हैं, बहुत लंबा समय नहीं है। उससे पहले बिहार में तरह-तरह के कयास, तरह-तरह के गुल 6 महीने के अंदर बिहार में चुनाव की रणभेरी बच जाएगी। बन जाएगी और फिर तो उससे पहले गुल खिलना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी बातचीत करी। थैंक यू। तो ये थे अभय द्विवेदी जी और मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।